हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इन दिस सेशन विल बी टेकिंग अप सम क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि लास्ट सेशन में नहीं हो पाए थे, और लास्ट सेशन का लिंक कार्ड में पिन कर दूंगा टॉप पर। सेशन के लास्ट में कुछ जो डाउट थे बच्चों के वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एज वी नो कि प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है किसी भी इवेंट का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी कि एन ई अपॉन एन एस, जहां पे कि ई हमारा इवेंट है और एस हमारा सैंपल स्पेस है। क्लियर है। साथ ही अगर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी क्वेश्चन में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ कंडीशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और उसके बेसिस पे हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेट अस से कंडीशन है कि कोई एक इवेंट बी है जो कि हो चुकी है, और उसके रिस्पेक्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालनी है व्हेन बी हैज अकर्ड। सो दैट विल बी, न्यूमरेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी जबकि ए और बी दोनों हुए हो, बिकॉज बी तो हुआ ही है, दैट इज ऑलरेडी गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इट कुड बी नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ केसेस ऑफ बी, डिपेंड्स। ठीक है, बट ये फर्स्ट वाला डेफिनेटली होगा। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा परेशान करती है बच्चों को, सो वील हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दैट एज वेल। और जितना हो सकेगा इस सेशन में भी हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, फॉर्मूला तो एक ही है, बट क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जो डिफिकल्टी है वो वेरी करती है, कन्फ्यूजन्स अराइज होते हैं। तो कितना भी बेसिक कन्फ्यूजन क्यों ना हो, अगर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई ज़रा सा भी डाउट आ रहा है, कितना भी स्टूपिड सा डाउट क्यों ना लगे, तो आपको कमेंट में जरूर मेंशन करना है कि आपको ये डाउट आ रहा है। ठीक है, किसी भी तरह का फीडबैक है, कुछ भी डाउट है तो आप जरूर मेंशन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर लास्ट में एक बार डाउट्स लेंगे दो तीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, a person has a bag which contains 9 bulbs out of which 2 are fused and cannot be used to lighten the room. 9 bulbs are there in a bag and out of which 2 are fused and cannot be used to lighten. 2 bulbs are selected at random. What is the probability that both the bulbs chosen can be used to lighten the room? Can be used to lighten का मतलब क्या हुआ? ये जो चूज किए हमने बल्ब, ये दोनों के दोनों बल्ब हमारे फ्यूज नहीं होने चाहिए। भाई फ्यूज होंगे तो कैसे लाइट करोगे? ये दोनों के दोनों हमारे सही बल्ब होने चाहिए। Isn't it so? सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इस केस में हमारा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल सैंपल स्पेस, बिकॉज हम 2 बल्ब्स रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। 2 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 9 बल्ब्स, तो डिनोमिनेटर में सैंपल स्पेस हो जाएगा 9c2 तरीके होंगे, 9 में से 2 बल्ब चूज कर रहे हैं। बट न्यूमरेटर में क्या आएगा? बोथ ऑफ देम शुड बी करेक्ट बल्ब्स, फ्यूज नहीं होने चाहिए, यानी कि 9 - 2 7 में से होने चाहिए, तो 7 में से 2 चूज करेंगे, दैट विल बी अवर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और 7c2 हो जाएगा 7 × 6/2 विच इज 21, and 9c2 will be 9 × 8/2 which is 36. So 7/12 will be our answer for this question. Okay. अब जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे अगर आप उल्टी तरफ से प्रोबेबिलिटी निकालते, यानी कि ये वाला केस ना हो, तब क्या करते? उस केस में फिर हमको देखना पड़ता है या कि तो दोनों के दोनों फ्यूज्ड हो, या फिर 1 फ्यूज्ड एंड 1 सही वाला। ठीक है, तो इसको जब हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को, तब हमारा ये आंसर आएगा। बट इस रास्ते से हम क्यों जाएंगे जब ऑलरेडी एक स्टेप में निकल रहा है? बट जिस क्वेश्चन में करना होता है तो वहां भी ये चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ 2 फ्यूज से काम नहीं चलेगा। 1 फ्यूज एंड 1 करेक्ट विल ऑल्सो नॉट बी सेलेक्टेड इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स ईदर 53 संडेज और 53 मंडेज। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या होगी? लीप ईयर है, दैट इज ऑलरेडी गिवन, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 366 डेज है। और अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें तो बेसिकली बनता क्या है? 52 वीक्स बनते हैं हमारे टोटल 366 डेज में, और 2 एक्स्ट्रा डेज बनते हैं।
तो जो 52 वीक्स है उनमें तो सारे के सारे दिन 52 आने वाले हैं। 52 संडे आएंगे, 52 मंडे आएंगे, 52 ट्यूसडे आएंगे और 52 सैटरडे आएंगे। सारे के सारे दिन 52 आएंगे। ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है यही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से हम 53 संडे बना सकते हैं या 53 मंडे बना सकते हैं। इजंट इट सो? और क्योंकि ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है ये भी कॉन्जिक्यूटिव दिन होंगे, ऐसा नहीं होगा कि इनमें से पहला दिन मंडे हो और अगला दिन थर्सडे हो। इजंट इट सो? ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव दिन होंगे। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? या तो पहला दिन हमारा संडे होगा, अगला मंडे होगा, या तो पहला मंडे नेक्स्ट ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो 7 केसेस ही बनेंगे। उसके बाद फिर से रिपीटिशन चालू हो जाएगा। 7 ही केसेस हैं। 53 संडे और चाहिए हमको या फिर 53 मंडे चाहिए, दोनों भी हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनमें से कौन कौन से केसेस हैं जो हमारे फेवरेबल केसेस होंगे? टोटल केसेस 7 है। कौन कौन से केसेस हमारे लिए फेवरेबल केसेस हैं इस क्वेश्चन में? भाई अगर संडे और मंडे दोनों आए हमारे 2 एक्स्ट्रा डेज में तो 53 संडे भी हो जाएंगे, 53 मंडे भी हो जाएंगे, दोनों ही आ गए। तो डेफिनेटली दिस इज अ फेवरेबल केस। अगर सेकंड वाला केस है कि मंडे और ट्यूसडे आएगा तो भी संडे तो 53 नहीं होंगे बट मंडे हो जाएंगे, तो यस दैट इज ऑल्सो फेवरेबल केस। यहाँ तो ट्यूसडे वेडनेसडे है तो ये वेडनेसडे थर्सडे ये सब तो काम के केसेस नहीं है। यहाँ सैटरडे है, दिस इज सैटरडे, ठीक है, तो ये भी काम का नहीं है। और यहाँ पे सैटरडे संडे आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी काम का केस है बिकॉज यहाँ से संडे हमारे 53 हो जाएंगे। तो 3 केसेस हमारे काम के हैं टोटल 7 में से। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/7। our आंसर विल बी 3/7 ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन हर बर्थडे वृंदा गेट्स अ गिफ्ट बॉक्स विच कंटेन्स 6 chocolates and 8 cupcakes. She eats 7 of them randomly. What is the approximate probability that she ate 3 chocolates and 4 cupcakes? सैंपल स्पेस क्या बनेगा यहां पे हमारा? उसने 7 रैंडमली कंज्यूम किए हैं और 6 चॉकलेट्स हैं, 8 कपकेक्स हैं, टोटल 14 है। तो 14 में से 7 वृंदा ने कंज्यूम किए हैं। और न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आएगी? न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी हमारा कि अप्रोक्सीमेटली प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट शी एट 3 चॉकलेट्स आउट ऑफ 6 यानी कि 6C3 एंड 4 कपकेक्स आउट ऑफ 8 यानी कि 8C4। 6C3 इंटू 8C4 कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा कैलकुलेशन टीडियस होगा बट करना तो है ही है, ठीक है। सो 6C3 कितना हो जाएगा? 6C3 इज 20, 5 इंटू 4 और 8C4 हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड दिस डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2। 14C7 हो जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 टर्म्स डिवाइडेड बाई 7 का फैक्टोरियल यानी 7 6 5 4 3 2। 7 इंटू 2 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हमारा क्या क्या है? 4 इंटू 3 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 इंटू 2 3 बचा, 10 कैंसिल आउट हो गया। और क्या क्या वैल्यूज़ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं? एक और 3 को हटा देंगे यहाँ से, ऊपर 3 बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 4 इंटू 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से यहाँ 2 बचेगा। अब हमारे पास नंबर्स बच गए हैं डिनोमिनेटर में 13 11 3 और 8। 8 से काटेंगे तो 2, 5 बचेगा, ठीक है। 5 7 5 बचा है और नीचे बचा है 13 इंटू 11। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 इंटू 7 यानी कि 175 और डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगा 13 इंटू 11 इंटू 3 यानी कि 143 इंटू 3 विच इज 439। 175 अपॉन 439 जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी? दिस इज 4 4 ऑलमोस्ट 40% के आसपास आ रहा है या 0.40 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बट कैलकुलेशन वॉज स्लाइटली टीडियस इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कोई और अप्रोच हो सकता है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें? इन जनरल नहीं होगा अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज होते तो, बट इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं दे आर वेरी फार। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट कैन वी हैव डिफरेंट अप्रोच? देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टोटल हमारे पास 6 चॉकलेट्स हैं और 8 कपकेक्स हैं और वृंदा ने कितने खाए हैं? वृंदा ने कंज्यूम किए हैं 3 चॉकलेट्स एंड 4 कपकेक्स। तो इन जनरल अगर तुम इस बात को ऑब्जर्व करो तो टोटल 6 चॉकलेट्स हैं, 8 कपकेक्स हैं और वृंदा ने जस्ट आधे आधे खाए हैं। टोटल 7, 14 में से 7 खाए हैं। 14 में से 7 शी हैज कंज्यूम्ड यानी कि हाफ शी हैज कंज्यूम्ड, हाफ
ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स, और चॉकलेट्स और कपकेक्स में से भी हाफ हाफ ही कंज्यूम किए हैं. इजंट इट सो? सो इट्स वेरी इवन प्लेस्ड. इजंट इट सो? तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सिंस जो कॉम्बिनेशन इनिशियली था उतना ही कॉम्बिनेशन उसने कंज्यूम किया है, तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा दैट शुड बी 30, 40, 50% टाइप्स. वाई दैट इज सो? बिकॉज जो उसने कॉम्बिनेशन कंज्यूम किया है दैट इज वेरी इवन. जो रेशियो में था इनिशियली चॉकलेट्स और कपकेक्स, उसी रेशियो में उसने कंज्यूम किया है. ठीक है. अगर रेशियो डिफरेंट होता, फॉर एग्जाम्पल कि उसने एक चॉकलेट खाया होता और 6 कपकेक्स में सी के लिख देते हैं. ठीक है. सो अगर एक चॉकलेट खाया होता और 6 कपकेक्स खाए होते, तो दिस इज एन एक्सट्रीम ऑप्शन. इस केस में प्रोबेबिलिटी बहुत कम आती. ठीक है. या फिर उसने 6 चॉकलेट्स खाई होती और 1 कप केक, 7 ही तो, हाँ 1 कप केक खाया होता, तो भी ये भी एक एक्सट्रीम ऑप्शन है. यहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम आती. बट ये जो उसने खाया है, कंज्यूम किया है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का चांस है 30, 40, 50% के आसपास वैल्यू आएगा. ठीक है. बहुत छोटी वैल्यू नहीं आएगी. और जो ऑप्शंस गिवन है वो हमें क्या गिवन है? एक ऑप्शन है हमारा 16%, एक ऑप्शन है 5%, और एक ऑप्शन है 1%, और एक ऑप्शन है 40%. तो ये जो ऑप्शन दिए हैं 1%, 5% बिल्कुल भी नहीं हो सकते, 16% भी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इवन. 40% इज द ओनली ऑप्शन विच कैन बी द आंसर. तो यहाँ पे फीलिंग, अगर आपका गट फीलिंग जो अगर आप समझ पा रहे हो इन चीज़ों को, तो डेफिनेटली आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में ऑप्शन सी को मार्क कर सकते थे बिना कैलकुलेशन किए हुए. अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं इन वैल्यूज़ के लिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम आएगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम आएगी, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी. ठीक है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा तीनों केसेस में. डिनोमिनेटर तीनों ही केसेस में हमारा होने वाला है क्या? दैट विल बी 14C7. उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं. न्यूमरेटर इस केस में क्या आएगा? जब हमने 6 चॉकलेट्स कंज्यूम किए वृंदा ने और 1 कप केक, तो दैट विल बी 6C6 इंटू 8C1, यानी कि ये वैल्यू आ रही है 1 इंटू 8 आ रही है. जब उसने 1 चॉकलेट और 6 कप केक्स कंज्यूम किया, दैट विल बी 6C1 इंटू 8C6, दैट विल बी 6 इंटू 8C2 है. 8C6 क्या है? 8C2 है, यानी कि 28. तो ये वैल्यू आ रही है 6 इंटू 28, यानी कि 180 माइनस 12, 168. और यहां पे केस क्या बन रहा है हमारा? दिस इज 6C3 इंटू 8C4. सो 6C3 है हमारा 20, और 8C4 हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2. 4 इंटू 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 3 से यहाँ 2 बच गया. सो 20 इंटू 70, यानी कि 1400. सो यू कैन सी द डिफरेंस. यहाँ पे ये वैल्यू 8 है और यहाँ पे 168 है. तो डेफिनेटली इस केस में इट इज़ ऑलमोस्ट, अगर हम 168 से कंपेयर करें, ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स हायर प्रोबेबिलिटी है, और 8 से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट दिस इज 150 टाइम्स, 160 टाइम्स, 170 टाइम्स. इजंट इट सो? तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ऑप्शन सी को स्ट्रेट अवे पिक कर सकते थे. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज द वे द कंडीशंस वर गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा, आउट ऑफ ऑल द MBA aspirants interviewed, 50% of those who attended the first interview received the call for second interview. 90% of the people who got a call for second interview felt good about their first interview. 80% of the people who did not receive a call for second interview also felt good about their first interview. If a person felt good after his or her first interview, what is the approximate probability that he/she will receive a call for the second? थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं. सो क्वेश्चन इज सेइंग 50% ऑफ दोज हु अटेंडेड द फर्स्ट इंटरव्यू रिसीव द कॉल फॉर द सेकंड, विच इंप्लाइज कि फर्स्ट इंटरव्यू जितने भी लोगों ने दिया है उसमें से 50% वर रिजेक्टेड एंड 50% वर सेलेक्टेड फॉर सेकंड इंटरव्यू. Isn't it so? ठीक है. 50% वर रिजेक्टेड एंड 50% वर सेलेक्टेड. फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 90% ऑफ द पीपल हु गॉट अ कॉल फॉर सेकंड इंटरव्यू फेल्ट गुड अबाउट देयर फर्स्ट इंटरव्यू. तो आउट ऑफ दीज 50%, 90% फेल्ट गुड. सो अगर ये 50% को हम एक वैल्यू एज्यूम कर लें, नंबर एज्यूम कर लें, लेट से एज्यूम किया कि दीज आर 50, टोटल 100 थे जिनको फर्स्ट इंटरव्यू बुलाया गया, उसमें से 50 गॉट सेलेक्टेड एंड 50 गॉट रिजेक्टेड. अब इन 50 का 90% कितना होगा? 45. तो आउट ऑफ दीज 50, 45 फेल्ट गुड. Then question is saying 80% of people who did not receive a call also felt good about their first interview. तो यानी कि इस 50 का 80% also felt good, और 80% will be equal to 40. यानी कि out of these 50, 40 felt good.
Now the question is asking, if a person felt good after his or her first interview, what is the approximate probability that he she will receive a call for the second interview? Conditional probability है. Condition क्या है? That a person felt good after his or her first interview. So what is the probability that he or she will receive a call for the second interview? तो कितने लोग हैं टोटल जो अच्छा फील किए हैं? 40 हैं हमारे ऐसे जो कि रिजेक्ट हुए हैं, 45 ऐसे जो कि सेलेक्ट हुए हैं. 40 + 45 टोटल 85 है. Who felt good? 85 felt good. But out of these 85, only 45 got selected for second. तो probability हमारी आ जाएगी 45/85, which is 9/17. Percentage में this will be slightly higher than 50%, around 53%. ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा. क्लियर है? ठीक है. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बट जो कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन है हमने उसी को अपना सैंपल स्पेस बना लिया. तो टोटल 85 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फेल्ट गुड किया, जिनको अच्छा फील हुआ, बट ओनली 45 गॉट सेलेक्टेड. सो 45/85 विल बी अवर आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. भाई अदरवाइज अगर टोटल को लेते ठीक है, तो हम ये भी सोच सकते थे, वो भी तरीका देख लेते हैं. हालांकि इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे, बट अदरवाइज देखते कि 1/2 हमारे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते. प्रोबेबिलिटी इस बात की दैट अ पर्सन फेल्ट गुड. तो क्या होगा भाई, 1/2 हमारे ये जो है जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इनमें से 80% यानी कि 4/5 अच्छा फील किए, प्लस 1/2 वो 1/2 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज 50% गॉट रिजेक्टेड, 50% गॉट सेलेक्टेड. ठीक है. अगर ये रेशियो चेंज होता, हमारा 40 और 60 होता, तो 40 के केस में हम 2/5 लेते. ठीक है. बट यहाँ पे 50-50 है, और 1/2 का 90% यानी 9/10, ये टोटल हमारा फेल्ट गुड वाले वैल्यू आ गया. और इनमें से कौन से हमारे हैं जो सेकंड इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए? ये वैल्यू. तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो दिस विल बी 1/2 इंटू 9/10 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 4/5 प्लस 9/10. तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा. आंसर हमारा 53% ही आना है, बट हम इसी अप्रोच से करेंगे. दिस इज मच ईजियर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. The probability that a builder will get a construction contract is 3/4, and the probability that he will not get the electrical contract is 7/9. If the probability of getting at least one contract is 5/6, so what is the probability that he will get both? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 3/4. इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 7/9. और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट मिले, यानी कि या तो कंस्ट्रक्शन मिले या इलेक्ट्रिकल मिले या फिर दोनों ही मिल जाए. तो इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 5/6. और क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ. ठीक है. तो वी कैन डू दिस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इजंट इट सो? ठीक है. तो यही फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे. हमें क्या क्या गिवन है? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और बी यानी कि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 7/9 है, तो मिलने की होगी 2/9. ठीक है. 1 - 7/9 होगी, यानी कि 2/9 होगी. ओके. सो अब वैल्यूज को फिट इन कर देते हैं. तो हमारा 5/6 आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू 3/4 प्लस 2/9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारा. एलसीएम ले लेते हैं सारी वैल्यूज का. तो एलसीएम कितना आएगा? 36. 3/4 हो जाएगा 27 न्यूमरेटर में, और 2/9 में हो जाएगा +8, और 5/6 को भी इस साइड लेके आए हैं. 5 × 6 ये हो जाएगा 30. 27 + 8 - 30/36. तो दिस विल बी 5/36. क्लियर है? ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. कोई दिक्कत? ओके. अच्छा, यहां पे ऐसे भी इस क्वेश्चन को समझ सकते थे कि देखो हमें ऑलरेडी पता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है 2/9, और टोटल कंस्ट्रक्शन मिले, इलेक्ट्रिकल मिले या बोथ मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6. तो इन सारी की सारी वैल्यूज को क्या है, जो न्यूमरेटर हमारे हैं 496, इनका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम 496 का आ जाएगा 36 आ जाएगा.
तो डायरेक्टली इन वैल्यूज को कंपेयर करा लें हम। 36 आ गया तो पहली वाली वैल्यू हमारी कितनी होगी, अगर टोटल 36 टाइम्स हम बात करें तो 36 में से 3/4 टाइम्स कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, यानी कि 36 में से 27 टाइम्स कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। 36 में से 2/9 यानी कि 8 टाइम्स इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और इट इज गिवन 36 में से 5/6 यानी कि 30 टाइम्स, दोनों में से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, दोनों में से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 27 टाइम्स कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जबकि 30 टाइम्स दोनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर मिल रहा है, यानी कि 3 एक्स्ट्रा ऐसे केसेस बन रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा ऐसे केसेस बन रहे हैं जबकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। इजंट इट सो? भाई अगर वेन डायग्राम बनाओगे आप इसका, ठीक है, तो 3 एक्स्ट्रा ऐसे केसेस मिल रहे हैं जहां पे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, यानी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बाहर के केसेस, यानी कि ये यहां पे आएंगे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में, जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 27 + 3 = 30, तो जो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है इन केसेस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ओनली इलेक्ट्रिकल। और अगर टोटल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मिलने के केसेस हमारे 8 हैं, यानी कि इनमें से जो बाकी 5 बचे हुए हैं वो हमारे यहाँ पे आएंगे, यानी कि 5 ऐसे केसेस हैं जबकि दोनों ही मिलेंगे। या फिर ऐसे समझ लो कि 27 + 8 कितना हो जाएगा, 27 + 8 हो जाएगा हमारा 35। इसमें डबल काउंटिंग किसका होगा, जो कि दोनों ही मिलेंगे, जब हमको जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, यानी कि 5 ऐसे केसेस हैं जबकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं आउट ऑफ 36। सो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन सी, 5/36। ठीक है, सिमिलर चीज है बट ये अप्रोच थोड़ा सा सिंपल लगता है। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अ प्लेयर कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 चांसेस टू हिट अ बॉटल विद अ फ्लाइंग डिस्क। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बॉटल एट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शॉट्स आर 0.1, 0.2, 0.35 एंड 0.45 respectively. What is the probability that the player hits the bottle with the flying disc? यानी कि एक बार भी हिट कर गया तो हमारा काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व बाद में करते हैं, पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि हमें पता है इनमें से सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी कब आ रही है कि फोर्थ शॉट में 0.45 चांस है, यानी कि 45% चांस है कि हिट हो जाएगा। तो हमारा कोई भी आंसर 45% से छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ फोर्थ शॉट को भी कंसिडर करें तो भी 45% चांस तो है ही है। ठीक है, और हमें एक ही हिट चाहिए, तो 45 से 0.45 से छोटा कोई भी वैल्यू तो हमारा आंसर डेफिनेटली नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। अगर और भी कोई आंसर ऐसा गिवन होता तो वो हमारा आंसर नहीं होता। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनेंगे हमारे, भाई या तो पहले शॉट में हिट करे, या सेकंड में हिट करे, या थर्ड में करे, या फोर्थ में करे, या फर्स्ट और सेकंड में करे, या फर्स्ट और थर्ड में करे, तो इतने सारे केसेस हम बनाएंगे तो फिर तो हो चुका। ठीक है, तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, 1 में से वो केसेस हटा देते हैं, वो प्रॉबिलिटी हटा देते हैं जबकि एक भी हिट नहीं होगा, सारे मिस होंगे जबकि 0 हिट होंगे। ठीक है, यानी कि इन सब की 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि पहले शॉट में हिट हो जाएगा, यानी कि 0.9 प्रोबेबिलिटी होगी जबकि पहले शॉट में हिट नहीं होगा। इजंट सो? यानी कि, और फ्रैक्शन में लिखते हैं ज्यादा बेहतर है, तो यानी कि 9/10 प्रोबेबिलिटी है कि पहला शॉट मिस हो जाएगा, पहला शॉट मिस हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा शॉट मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/10। फॉर द थर्ड शॉट 0.35 हमारा कितना है, 7/20 है, तो यानी कि 7/20 है तो 13/20 प्रोबेबिलिटी होगी कि थर्ड शॉट मिस हो जाएगा। और फोर्थ शॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9/20, यानी 11/20 प्रोबेबिलिटी इस बात की होगी कि फोर्थ शॉट भी हमारा मिस होने वाला है। सारे शॉट्स मिस करवा दिए हमने। ठीक है, सो क्या वैल्यू आ जाएगा, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली होगा, तो 8 से काटेंगे यहाँ पे तो 5 बचेगा, यहाँ पे 10 हो गया, 8 ऊपर से कैंसिल आउट हो गया, और कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है और कुछ भी कैंसिल हो रहा है, सारे के सारे हमारे। तो 9 × 13 × 11, 13 × 11 143 × 9 डिवाइडेड बाई 5000, 10 10 1000 5000, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 1430, तो 1300 माइनस 13 1287/5000, और ये रफली कितना आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 75%, 25% के आसपास आ रहा है, 0.25 के आसपास आ रहा है, बिकॉज 1250 अपॉन 5000 इज 0.25 या 25%, इजंट इट सो? और इसको हम घटाएंगे 1 में से, तो 1 में से अगर हम ऑलमोस्ट 0.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा ऑलमोस्ट 0.75 आएगा, 0.75 से थोड़ा सा कम ही आएगा, लेस देन 0.75 आएगा। ठीक है, तो अगर 0.75 से कोई बड़ी वैल्यू दी होती तो वो भी आंसर नहीं होता, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नन ऑफ दिस गिवन है, बट क्योंकि इतना क्लोज है तो उतना क्लोज हमें जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेटली आंसर ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ यहाँ पे ये जरूर समझना जरूरी था कि अगर मान लो कि कोई और ने आंसर ऑप्शन दिया होता 0.75
8 9, तो वो डेफिनेटली आंसर नहीं होता, बिकॉज ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 25% आ रही है, तो हमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेस देन 75 आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट वन, a dice is rolled 3 times and sum of 3 numbers appearing on the uppermost faces is 15. The chance that the first roll was a 4. एक डाइस को हम रोल कर रहे हैं, ठीक है, और हमने 3 टाइम्स रोल किया है, सम ऑफ 3 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द अपरमोस्ट फेस इज 15, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट द फर्स्ट रोल वाज अ 4। अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 15 हमारा सम आ रहा है, तो सैंपल स्पेस हमारा बस यही होगा कि जब जब 15 सम आएगा वही हमारे काम के केसेस हैं, सिर्फ हम उन्हीं केसेस की बात करेंगे, बाकी केसेस को छोड़ देंगे। अब 15 सम हमारा कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है, तो या तो 2 पे 6 आए तो तीसरे पे कितना आना चाहिए, फिर 3 ही बच गया, या फिर 6 + 5 + 4, और या फिर तीनों पे 5 आए। इसके अलावा कोई केस तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब अगर 2 पे आउटकम 6 आ रहा है, 1 पे 3 आ रहा है, तो इसमें कितने केसेस बन सकते हैं भाई? ऐसा हो सकता है ना कि पहले वाले पे 3 आए, बाकी 2 पे 6 आए, या दूसरे पे 3 आए, बाकी 2 पे 6 आए, या तीसरे पे 3 आए, बाकी 2 पे 6 आए। तो अरेंज करना है इन तीनों को। अरेंजमेंट कैसे होगा? 3 फैक्टोरियल बाई 2 6 है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि बेसिकली 3 केसेस बनेंगे हमारे। 6 5 4 में तीनों अलग है तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, यानी कि 6 केसेस बनेंगे। 5 5 में तीनों के तीनों सेम है तो एक ही केस बनेगा। टोटल केसेस बने हमारे 3 + 6 + 9 1, 10 केसेस। हमारे काम के केस कौन से हैं? जबकि फर्स्ट रोल में 4 आए, कहीं पे भी 4 नहीं आए, फर्स्ट रोल में 4 आए, इजंट इट सो? तो फर्स्ट रोल में 4 आएगा तो फिर यही वाला केस है हमारा 6 5 4 वाला, ठीक है। तो फर्स्ट रोल में अगर 4 आ रहा है हमारा, तो नेक्स्ट में 5 आ सकता है, फिर उसके नेक्स्ट में 6 आ सकता है, या फिर 4 के बाद में 6 और 5 आ सकता है। तो 2 हमारे ऐसे केसेस हैं जो कि फेवरेबल हैं, काम के हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ 5-digit नंबर इज फॉर्म्ड by using the digits 1 2 3 4 and 5 without repetitions. What is the probability that the number is divisible by 4? 5-digit नंबर बनाने हैं, टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा हमारा, टोटल केसेस कितने बनेंगे, टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 5 फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे हमारे, रिपीटिशन नहीं करना है, ठीक है, यानी कि 120 नंबर्स बनेंगे। और हमारे काम के नंबर्स वो हैं जबकि नंबर इज डिविजिबल बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स जो हमारी हैं उनसे बनने वाला जो नंबर है दैट शुड बी डिविजिबल बाई 4। और क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली लास्ट डिजिट तो इवन होने वाली है हमारी, लास्ट डिजिट तो इवन होगी, यानी कि लास्ट में या तो 2 आएगा और या फिर 4 आएगा। अब अगर 2 आ रहा है तो 12 होगा तो डिविजिबल होगा, 32 होगा तो डिविजिबल होगा, 52 होगा तो डिविजिबल होगा। और सिमिलरली 4 के केस में या तो 24 होगा तो डिविजिबल होगा, और तो 4 के केस में कुछ बनेगा नहीं। तो टोटल 4 ही केसेस हुए हमारे। 4 केसेस लास्ट 2 डिजिट के, पहले 2 डिजिट पे क्या क्या आ जाएगा? अगर मान लो कि हमने 12 लिया है लास्ट में, तो पहले 2 डिजिट पे क्या आना चाहिए? फर्स्ट 2 डिजिट के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, तो 3 पहले प्लेस के लिए और 2 सेकंड प्लेस के लिए, क्योंकि 1 और 2 तो ऑक्यूपाई हो गए भाई, 1 2 3 4 5 थे, 1 और 2 तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, तो बचे 3 4 5। तो पहले प्लेस के लिए ऑप्शन 3 आएंगे और पहले प्लेस से फिल करने के बाद दूसरे प्लेस के लिए ऑप्शन आएंगे 2, और ये हर एक केस पे अप्लाई होगा। यानी कि हमारे काम के केसेस कितने हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 4 ये केसेस हैं, 4 केसेस हैं, मल्टीप्लाइड बाई हर एक केस में 6, 3 × 2 6 आउटकम्स, यानी कि 4 × 6 टोटल 24 हमारे काम के केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NE/NS, यानी कि 24/120 विच इज इक्वल टू अगेन 1/5। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contains 5 white and 3 black balls. Another bag contains 4 white and 5 black balls. From any one of the bags, a single draw of 2 balls is made. Find the probability that one of them would be white and another will be a black ball. तो किसी भी एक बैग से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 2 बैग्स हैं हमारे पास, बैग 1 में देयर आर 5 white and 3 black balls, और बैग 2 में देयर आर 4 white and 5 black balls. अब देखो इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कभी भी जब प्रोबेबिलिटी या किसी क्वेश्चन में मुश्किल आए तो हमेशा अपने आप को उस प्लेस पे रख के सोचो, ठीक है। क्वेश्चन हमको इन्फॉर्मेशन क्यों देता है कि बैग के अंदर क्या है? ये इसलिए देता है ताकि हम अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकें। बट इन रियल लाइफ सिनेरियो जब एक बैग है, ठीक है ना, उस बैग के अंदर कितनी बॉल्स रखी, कितनी व्हाइट है कितनी ब्लैक है, ये तो नहीं पता होगा। जब कोई बैग में से बॉल को ड्रॉ करेगा, इजंट इट सो, उसको बस इतना दिख रहा होगा कि हमारे पास 2 बैग सामने रखे हुए हैं, ठीक है, हमारे पास 2 बैग सामने रखे हुए हैं।
अब अगर 2 बैग रखे हैं तो या तो पहले बैग में से बॉल चूज करेगा या दूसरे बैग में से बॉल चूज करेगा। बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं ये उसको नहीं पता है, ठीक है। तो पहला बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, क्योंकि 2 ही केसेस है उसके पास, या तो पहला चूज करेगा या दूसरा। दूसरा बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/2। अब अगर उसने पहला बैग चूज कर लिया है तो उसके अंदर 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और उसको क्या चूज करना है, काम का केस क्या है, जबकि वो एक व्हाइट चूज करे और एक ब्लैक चूज करे, ठीक है। टोटल केसेस क्या बनेंगे, 5 + 3 8 बॉल्स हैं पहले वाले बैग में, और 8 में से कोई 2 चूज करनी है, टोटल केसेस होंगे 8C2। और काम के केसेस होंगे जबकि वो एक व्हाइट चूज करे यानी 5C1 और एक ब्लैक चूज करे यानी कि 3C1। सिमिलरली अब अगर पहला वाला नहीं चूज किया है तो दूसरा चूज किया होगा, तो यहां पे क्या होगा, टोटल 9 बॉल्स हैं, तो 9 में से 2 चूज करेगा 9C2, और फेवरेबल होंगे 4C1 × 5C1। अब या तो पहला बैग चूज करेगा या दूसरा, और यानी कि एडिशन होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1/2 को बाहर ले सकते हैं हम, और 5 × 3 15/8C2 आ जाएगा, 8 × 7/2 यानी कि 28, प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 × 5 20/9 × 8/2 यानी कि 36। तो यहाँ पे एलसीएम क्या ले सकते हैं हम, 28 और 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा, बेसिकली दिस विल बी, या फिर और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, इसमें से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, ऊपर से हमारा 5 कॉमन आ जाएगा और नीचे से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 5 × 4 को भी बाहर ले लेते हैं, तो अंदर हमारा नंबर बच जाएगा 3/7 + 4/9। एलसीएम 7 और 9 का आ जाएगा 63, और 9 3 27 + 4 7 28, 27 + 28 आ जाएगा 55/63। तो आंसर विल बी 5/8 × 55/63, आंसर 275 / 504। ठीक है, थोड़ा सा ये समझा के इसलिए लिखा है ताकि जो भी कंफ्यूजन होता है, कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है समझने में कि क्यों हम 1/2 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को रख के देखो उस सिचुएशन में कि कहाँ पे हमें 1/2 लेना है, कहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द क्वेश्चंस। अब जो डाउट बच्चों ने रेज किए हैं और जहां से कि पूरा अंडरस्टैंडिंग बनेगा, तो एंड तक आपको सेशन देखना है, तो आपको भी वो डाउट हो सकता है जो किसी और ने पूछा है, तो डेफिनेटली वो आपको भी बेनिफिट करेगा। ओके, सो देयर वाज वन डाउट कि इन द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो कि लास्ट सेशन में हम डिस्कस किया था, क्वेश्चन वाज इन अ बॉक्स ऑफ 20 ट्रांजिस्टर्स 4 आर डिफेक्टिव, सो इफ 2 ट्रांजिस्टर आर चोजन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, कम से कम एक डिफेक्टिव होगा। डाउट इजी है ये वैसे, पर फिर भी ये डाउट बहुत बच्चों का आता है कि व्हाई इज इट रॉन्ग टू टेक 16/20 × 15/20। मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस में पहले हमें, क्योंकि 2 चूज करने हैं ट्रांजिस्टर्स, तो पहले हमने एक को चूज किया, तो पहले को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 16/20, और फिर दूसरे को चूज किया तो दूसरे को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 15/20। पर अगर हम दोनों को सीक्वेंस में चूज कर रहे हैं, देखो जब साथ में चूज करते हैं तब तो ऐसा है कि 20 में से हमने 2 सेलेक्ट किया, तो दोनों के दोनों एक साथ सेलेक्ट किया हमने, 2 पिक किए हैं, दोनों साथ में पिक किए हैं, ठीक है, अलग अलग पिक नहीं किया है। तो 20C2 आ गया, और न्यूमरेटर में आएगा हमारा कि दोनों के दोनों हमारे सही होने चाहिए, उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 16C2 आ जाएगा उस केस में कि दोनों ही हमारे सही थे, तो 16 में से 2 पिक हुए, ठीक है। हमने सेलेक्ट नहीं किया, पर प्रोबेबिलिटी इस बात की आएगी 16C2/20C2, हमारा तो सिलेक्शन रैंडम होगा। बट अगर हम सीक्वेंस में पिक कर रहे हैं, यहां पे ये हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि पहले पहला पिक किया फिर दूसरा पिक किया, ठीक है। तो जब हमने पहला पिक किया होगा, उस समय टोटल 20 ट्रांजिस्टर्स रखे हुए थे बैक बॉक्स में, जिसमें से कि 16 सही थे, 16 वर करेक्ट, ठीक है। सो हमारा पहला पिक करने की प्रोबेबिलिटी आएगी 16/20। लेकिन जैसे ही हमने पहले को पिक कर लिया, अब 19 ट्रांजिस्टर्स बचे हैं जिनमें से कि 15 सही हैं, सो प्रोबेबिलिटी वैल्यू 15/19। जब भी सीक्वेंस में पिक करोगे तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। और यहां पे तो ट्रांजिस्टर्स है, अदरवाइज, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 16/20 × 15/19 होगा, 15/20 नहीं होगा। नेक्स्ट डाउट कि क्वेश्चन है क्लास 1 में 6 बॉयज थे 4 गर्ल्स थे, जो क्लास सेशन में डिस्कस किया, क्लास 2 में 5 बॉयज 5 गर्ल्स थे, क्लास 3 में 4 बॉयज है 6 गर्ल्स थे। इफ अ बॉय इज सेलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम क्लास 1। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और डेफिनेटली इस टाइप का डाउट बहुत बच्चों को होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डाउट आया, हालांकि ये डाउट नहीं होगा, बट फिर भी कई तरह का डाउट रहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, फंसाता है। तो ये डाउट है यहाँ पे कि वाई शुड वी नॉट मल्टीप्लाई 2/5 to 1/2। अब यहाँ पे 1/2 मेरे हिसाब से इसलिए आया होगा बिकॉज या तो बॉय सेलेक्ट होगा या गर्ल सेलेक्ट होगी,
ऐसा सोच के बोला कि बॉय सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होनी चाहिए, गर्ल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ जो समझ में आनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, क्लास 1 में हमें बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं ये बताया हुआ है, क्लास 2 में बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं ये बताया है, क्लास 3 में कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं ये भी बताया है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ अ बॉय इज सिलेक्टेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम क्लास 1। अब यहाँ पे देखो एक बात समझने की कोशिश करो, और ये बात अगर समझ में आ गई तुमको तो फिर उसके बाद आगे कभी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि क्लास 1 के अंदर कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, क्लास 2 के अंदर कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, क्लास 3 के अंदर कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। ये समझ लो कि तुमको सिलेक्शन करना है, ठीक है, ये सिलेक्शन तुमको करना है। अब तुम इन क्लासेस के बाहर गए, सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, क्लास के अंदर कितने लोग हैं तुमको नहीं दिख रहा है, तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए दिया हुआ है ताकि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तुमको नहीं पता है, तुम वहां पे सिलेक्शन करने के लिए गए तो तुम्हारे सामने क्या है, 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं तुम्हारे सामने। अब तुम 3 क्लासेस में से किसी एक को चूज कर सकते हो, इजंट इट सो? तुम बच्चे को चूज नहीं करोगे, तुम पहले क्लास को चूज करोगे, ठीक है, पहले क्लास को चूज करोगे। 3 ऑप्शंस हैं, तो यानी कि क्लास 1 चूज करने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/3, क्लास 2 चूज करने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/3, क्लास 3 चूज करने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/3। अब एक बार तुमने क्लास को चूज कर लिया, अब फिर तुम क्लास के अंदर जब जाओगे तब तुम्हें दिखेगा कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। अब तुमको बॉय चूज करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आएगा भाई, टोटल 10 बच्चे हैं क्लास 1 में, तो 10 में से कोई एक चूज करोगे, 10C1 है बेसिकली जिसको 10 लिख दिया है हमने, ठीक है। अब बॉयज में से चूज होगा तो 6C1 होगा जिसको हम 6 लिख देते हैं, ठीक है। सिमिलरली या फिर अगर क्लास 1 में नहीं गए तो और क्लास 2 में जाओगे, यहाँ पे एडिशन आएगा, ठीक है। जब क्लास 2 में तुम गए तो क्लास 2 में तुम देखा 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, डिनोमिनेटर में आएगा 10C1, टोटल 10 में से कोई एक चूज करोगे, न्यूमरेटर में आएगा 5C1। अब अगर क्लास 2 में भी नहीं गए तो क्लास 3 में जाओगे और आएगा यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब क्लास 3 में गए वहां भी 10 है, डिफरेंट नंबर हो सकता था बट इस क्वेश्चन में 10 है, अदरवाइज किसी में 10 12 13 कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आएगा 10C1 और न्यूमरेटर में आएगा 4C1। तो ये सारे का सारा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी इस बात की आ गई कि हमारा बॉय सेलेक्ट हुआ, ठीक है। यानी ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई हमारी कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B हमें निकालनी है, जहां पे A क्या है कि बॉय सेलेक्ट हो क्लास 1 से, बॉय फ्रॉम क्लास 1, और B है कोई भी बॉय सेलेक्ट हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो कि डिनोमिनेटर में आ रही है वो हमने निकाल ली, वो तो ये पूरी वैल्यू आ गई। और न्यूमरेटर में क्या आएगा कि A इंटरसेक्शन भी आएगा, यानी दोनों चीजें हो, यानी कि न्यूमरेटर में ये हमारी वैल्यू आएगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो आई होप कि आपका जो भी डाउट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये इसके बाद रिजॉल्व हो जाएगा। अपने आप को रख के देखो सिचुएशन में, ठीक है। तो हम बॉय और गर्ल चूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली, तो 1/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्लास चूज कर रहे हैं, उसके बाद क्लास के अंदर जब एंट्री कर रहे हैं तो क्लास के अंदर जितने बॉयज और गर्ल्स का कंपोजिशन है उसको देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, यहां पे एक और छोटी सी बात ले लेते हैं। देखो अब मान लो कि हमारे पास 2 बास्केट्स दी हुई हैं, ठीक है, 2 बास्केट्स दी हुई हैं हमें। एक बास्केट में हमारे पास 5 ऑरेंजेस हैं और 3 एप्पल्स हैं, और दूसरी बास्केट में 3 ऑरेंजेस हैं और 2 एप्पल्स हैं। अब क्वेश्चन यही सिमिलर क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन हमसे ये बात कहे कि हमें एक ऑरेंज, हमने एक फ्रूट को चूज किया है और वो फ्रूट ऑरेंज निकला, ठीक है, 1 फ्रूट चोजन रैंडमली और वो फ्रूट ऑरेंज निकला, फ्रूट निकला हमारा ऑरेंज। और फिर क्वेश्चन पूछे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑरेंज हमने चूज किया है वो बास्केट 1 से है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑरेंज इज फ्रॉम बास्केट 1 इज फ्रॉम बास्केट 1, और नोन क्या है कि जो हमने फ्रूट चूज किया है, फ्रूट चोजन इज ऑरेंज, ये नोन है। तो अगेन हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए दिया है, इसलिए हमें इंफॉर्मेशन दी है ऑरेंज और एप्पल की। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे आपको 2 बास्केट दिख रही हैं, बास्केट के अंदर क्या है ये आपको नहीं दिख रहा है, अगर आप वहां पे सिचुएशन में प्रेजेंट हो, आप सबसे पहले बास्केट चूज करोगे, ठीक है। तो अगर बास्केट 1 आपने चूज किया है तो प्रोबेबिलिटी होगी बास्केट 1 चूज करने की 1/2, 2 चूज किया है तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। फिर बास्केट के अंदर की बात आएगी, ठीक है, बास्केट के अंदर क्या है, टोटल 8 है, तो डिनोमिनेटर में आएगा 8 या 8C1 और न्यूमरेटर में आएगा 5 या 5C1। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 5 और न्यूमरेटर में आएगा 3, और फिर इन वैल्यूज को आप ऐड कर दोगे, ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, जबकि एक ऑरेंज चूज हुआ है। और इसमें से आपका काम की प्रोबेबिलिटी कौन सी है, जबकि बास्केट 1 से ऑरेंज चूज हुआ है, यानी कि ये आपके काम की प्रोबेबिलिटी है।
तो न्यूमरेटर में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी इक्वल टू 1/2 इंटू 5/8 न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगा 1/2 इंटू 5/8 प्लस 1/2 इंटू 3/5। ठीक है, अब आपका डाउट मेरे हिसाब से रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा वेरिएशन कराते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स को इतना ही रखते हैं, बट इस बार हम क्या करेंगे, इसकी बजाय हमने क्या किया, इन दोनों बास्केट से सारे के सारे फ्रूट्स निकाल के एक साथ रख दिए। जब एक साथ रख देंगे तो अब ऑरेंजेस हो गए हमारे 5 + 3 8 ऑरेंजेस, और एप्पल्स हो गए 5 एप्पल्स। तो अब ऑरेंज चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब ये सारे के सारे एक साथ हैं। ठीक है, अब जब आप ऑरेंज चूज करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन ऑरेंज विल बी इक्वल टू 8/13, 8 7/13 7। ठीक है, ऊपर वाले केस में जो प्रोबेबिलिटी आई ये डिफरेंट आई है बिकॉज अलग अलग बास्केट में रखे थे फ्रूट्स, तो सबसे पहले आपको बास्केट चूज करनी थी, और यहां पे सारे के सारे फ्रूट्स को एक साथ रख दिया गया। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कि सबको आप एक साथ नहीं ले लोगे, पहला बास्केट अलग है, दूसरा बास्केट अलग है, पहले आपको बास्केट को चूज करना है। ठीक है, और यहां पे सब कुछ एक साथ रखा हुआ है, तो डायरेक्टली आपको फ्रूट चूज करना है। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल अलग है। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले ये जो समझ है हमारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में, वो दुरुस्त होनी चाहिए। जब तक हमारा अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगा, बिकॉज डायरेक्टली आप फॉर्मूला नहीं लगा दोगे, पहले आपको समझ में तो आना चाहिए कि उस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली करना क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है। इसीलिए ये टॉपिक्स थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, पर अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, तो सेशन को लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना जिनको की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डाउट हो रहा हो, कि या फिर प्रोबेबिलिटी में इन जनरल डाउट हो रहा हो, कि ये दोनों केसेस बिल्कुल अलग हैं, इनमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये देखो खुद प्रेजेंट होके वहां पे कि आपको डिसीजन कैसे लेना है, पहले आप बास्केट चूज करोगे या पहले आप फ्रूट चूज करोगे, एक सीक्वेंस है। ठीक है, एक और डाउट है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डाउट भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप का ही डाउट है, और वो और इस बात को कंसोलिडेट करेगा। क्वेश्चन कह रहा है मशीन्स ए एंड बी प्रोड्यूस 100 and 200 आइटम्स एवरी डे। मशीन ए प्रोड्यूसेस 10 डिफेक्टिव आइटम्स एंड मशीन बी प्रोड्यूसेस 40 डिफेक्टिव आइटम्स। ऑन वन पर्टिकुलर डे द सुपरवाइजर ऑफ द शॉप फ्लोर पिक्ड अप एन आइटम एंड फाउंड दैट इट वाज डिफेक्टिव, सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम मशीन ए। मशीन ए और बी एक आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, वो आउटपुट हमारा क्या है, 100 आइटम्स मशीन ए आउटपुट दे रही है, 200 आइटम्स मशीन बी आउटपुट दे रही है। ठीक है, ये मशीन के अंदर नहीं रखा हुआ है। ओके, सो आउटपुट्स है मशीन ए के और बी के। ए दे रही है 100 आइटम्स का आउटपुट, बी दे रही है 200 आइटम्स का आउटपुट। अब ये सारे के सारे आउटपुट हमारे कलेक्टेड होंगे, एक जगह पर रखे हुए हैं। ठीक है, इन 100 में से 10 डिफेक्टिव है, इन 200 में से 40 डिफेक्टिव है। ठीक है, ये टोटल है और ये डिफेक्टिव आइटम्स है। ओके, अब एक जगह पे ये सारे के सारे आइटम्स कलेक्टेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मशीन ए के सेपरेट रखे, मशीन बी के सेपरेट रखे, ऐसा कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है, सारे के सारे एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, 100 टोटल मशीन ए के जो है उनमें से 10 डिफेक्टिव है, और 200 टोटल जो मशीन बी के हैं उनमें से 40 डिफेक्टिव है। अब जब शॉप फ्लोर पे सुपरवाइजर जाएगा, यू आर द सुपरवाइजर, ठीक है, एंड यू फाउंड दैट इट वाज डिफेक्टिव। सबसे पहले तुमने क्या किया, यू पिक्ड अप एन आइटम रैंडमली, एक आइटम को रैंडमली पिक किया। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज डिफेक्टिव, इट इज नोन, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी दैट इट केम फ्रॉम मशीन ए। देयर आर 2 अप्रोचेस, हम दोनों अप्रोचेस को यहां पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रोच क्या है, टोटल डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं, 50 डिफेक्टिव आइटम्स है, यही हम अपना सैंपल स्पेस मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इट इज नोन दैट इट इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ डिफेक्टिव वालों की ही बात करते हैं। 50 टोटल डिफेक्टिव आइटम्स हैं, जिनमें से कि 10 मशीन ए से हैं और 40 मशीन बी से हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि डिफेक्टिव आइटम मशीन ए से हो। ठीक है, मशीन ए से हो डिफेक्टिव आइटम, टोटल 50 है डिफेक्टिव, वो तो हमने लिख दिया नीचे अपना सैंपल स्पेस। ठीक है, और उनमें से 10 है हमारे मशीन ए से, तो न्यूमरेटर में आएगा 10, बिकॉज मशीन ए से भी है और डिफेक्टिव भी है, न्यूमरेटर में आएगा 10, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरा हीप हमारा कलेक्टेड है, मशीन ए और बी के कोई आउटपुट अलग अलग नहीं रखे हैं, सब साथ में ही रखे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरे अप्रोच को समझते हैं। दूसरा अप्रोच क्या कह रहा है कि अगर हम देखें तो मशीन ए में 1/10 प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव आइटम होने की, मशीन बी में 1/5 प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव आइटम होने की, या मशीन ए के जो भी आउटपुट आए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है कि 1/10 होगा, प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव होगा, मशीन बी के आउटपुट है 1/5 प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव होगा। ठीक है, अब आप चूज करने के लिए, यू आर द सुपरवाइजर, सारे के सारे 300 आइटम सामने रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप जब किसी आइटम को चूज करोगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो आइटम मशीन ए से आया हो। टोटल मशीन ए से आए हैं 100 आइटम्स, टोटल मशीन बी से आए हैं 200 आइटम्स। टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल आइटम्स हैं हमारे 300।
सारे डाउट्स आज के बाद आपके खत्म हो जाएंगे इस तरह के, ठीक है, अगर आप इस बात को प्रॉपर्ली समझ पा रहे हो। टोटल 300 आइटम्स हैं, अब 300 में से 100 है मशीन ए के, 200 है मशीन बी के। आप मशीन को चूज नहीं कर रहे हो, आप ये 300 आइटम जो रखे हैं उनमें से किसी एक को चूज कर रहे हो। तो जब 300 में से 100 आइटम है मशीन ए के, तो मशीन ए का आइटम चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मशीन ए का आइटम चूज होने की प्रोबेबिलिटी होगी 100/300 यानी 1/3। मशीन बी का आइटम चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 200/300 यानी कि 2/3। अब अगर मशीन ए का आइटम आपने चूज किया है, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो है 1/10, यानी कि मशीन ए का आइटम चूज किया है और वो डिफेक्टिव भी हो, ठीक है, एंड है ऑब्वियसली, मशीन ए का आइटम चूज किया और वो डिफेक्टिव भी हो, यानी कि मल्टीप्लाई होगा और मशीन ए का आइटम डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। सिमिलरली मशीन बी का आइटम चूज किया है और वो डिफेक्टिव भी हो, प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, ठीक है, यानी कि डिफेक्टिव होने की, किसी भी आइटम के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, वो होगा इन दोनों का एडिशन, क्योंकि या तो मशीन ए से चूज किया होगा या मशीन बी से चूज किया होगा। क्या ये बात समझ में आती है? और फिर हमको क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी कि इट केम फ्रॉम मशीन ए, यानी कि मशीन ए वाला जो केस है ये हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव आइटम बीइंग फ्रॉम मशीन ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कि ए से भी हो और डिफेक्टिव भी हो ये न्यूमरेटर में, और प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव हो ये डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी 100/300 इंटू 1/10 और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100/300 इंटू 1/10, ये बेसिकली है कितना? 1/30, और ये 2/3 इंटू 1/5 यानी कि 2/15, या बेसिकली ये हो गया 30, 15, 30 ही ले लो, तो 1 + 4/30 यानी कि 5/30, ठीक है, यानी 1/6। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 1/6, न्यूमरेटर में इस 2 0 से 2 0 कट के 1/3 इंटू 1/10 यानी 1/30/1/6, तो 1/30 इंटू 6, दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट 1/5 ओनली। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो पहला वाला अप्रोच हम अप्लाई करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इजी, इसमें इतना सब कहानी थोड़ी करना है, बट ये दूसरा वाला अप्रोच आपको समझने में हेल्प करेगा कि पहले वाले और दूसरे वाले अप्रोच में आंसर क्यों सेम आ रहा है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और इस वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? पहले वाले क्वेश्चन में हम बास्केट चूज कर रहे थे, यहां पे हम बास्केट के अंदर फ्रूट नहीं चूज कर रहे थे, पहले हमें बास्केट चूज करना था, उसके बाद में उस बास्केट के अंदर का फ्रूट चूज करना था, और वहां पे ही जब हम ये वाला केस देख रहे थे तो यहां पे हम डायरेक्टली फ्रूट चूज कर रहे थे। सिमिलरली यहां पे हम मशीन नहीं चूज कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन का जो आउटपुट आ रहा है वो चूज कर रहे हैं, और आउटपुट सारे के सारे साथ में है, ठीक है, उनमें से हम किसी एक आउटपुट को पिक कर रहे हैं। अब वो आउटपुट मशीन ए से आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी मशीन ए का टोटल आउटपुट कितना है, इसलिए हमें आउटपुट की वैल्यू गिवन है। क्लियर है? ओके, हाँ, अगर सेम आउटपुट होते मशीन ए और मशीन बी के, तब डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाता, पर वो इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो कि दोनों का आउटपुट 100 होता, ठीक है, तो 100/200 इज इक्वल टू 1/2, दैट इज वाई 1/2 होता है। क्लियर है? ओके, आई बिलीव ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही ऐसी चीजें आपको समझ में आई होंगी जो आपको आज तक समझ में नहीं आई, लगातार प्रॉब्लम दे रही थी, ठीक है। तो अगर सेशन को अब तक लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर कीजिएगा जिनको कि इन सब चीजों में दिक्कत आती हो, क्योंकि ये फंडामेंटल चीजें आपको एक बार पकड़ में आ गई तो फिर आपको फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक मुश्किल नहीं लगेंगे, अगर अब तक लग रहे हैं तो, और आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके होगा, बिकॉज एक बार ये बात समझ में आ गई फिर तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है, क्योंकि यही बात तो समझनी थी, सारा इसी बात में है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, और अगर आप ये पहला सेशन देख रहे हो मेरा तो बाकी भी आप टॉपिक्स देख लीजिएगा, ठीक है, और कहीं पे भी डाउट आता है, फिर भी आपका डाउट रहता है, कितना भी बेसिक डाउट क्यों ना हो, आई रिपीट, तो मेक श्योर कि आप कमेंट में मेंशन करो उस बात को, ओके। और साथ में यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे आप मुझे, अगर आपको कोई भी आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ भी है, तो आप ADITYAKT आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अपना कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे इस पर टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।